गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लास की जो ऑडियो है वह सुन रहे होंगे और आपको जो एनसीईआरटी है समझने में काफ़ी आसानी मिल रही होगी। आशा करते हैं कि जितने भी हमारी वीडियो आप सुन रहे हैं उन्हें आप जो आपके उसमें कमेंट्स आ रहे होंगे ताकि मुझे लगे कि मैं इस जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक पे या फिर कोई ऐसी जो समस्याएं छोटी मोटी हो उन पे मैं सुधार कर सकूं। आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर कर रहे होंगे। थैंक यू। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक नए अध्याय में, जहां हमारा अध्याय 2 है और अध्याय 2 में जो हमारा अपना अध्याय का नाम है वो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। एक सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलती जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं। 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पे स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता का पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डैरोजिनियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबसे अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी यानी कि जिसे कंजर्वेटिव्स थे, तो कुछ उदारवादी लिबरल्स या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, इसे जानना है। राजनीति की इन धारणाओं में क्या फर्क थे और कौन कौन से बातें थी जो समान थी, इस पर भी हमें तर्क वितर्क करना है। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ काल और परिवेश में एक ही नहीं होता है। इस अध्याय में हम 19वीं सदी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। 1.1 उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी पर आइए चर्चा करें। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिससे सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और
सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाएं। पर यह समूह लोकतंत्रवादी यानी कि डेमोक्रेटिक नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तियों अधिकारियों को ही मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकारी आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायंत्रण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमा और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। 1.2 औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। यह राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौरान गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूर बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग की गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और भी बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसीलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं को हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसीलिए वह जानते थे कि किस तरह से प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। यह लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी हैं उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उम्मीदवार और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलाबंद हो गए थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं। आप इस चित्र को देखें। चित्र है एक 19वीं सदी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय एक व्यक्तिगत की दृष्टि से। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में। स्रोत हेनरी
मेहयू लंदन लेबर एंड लंदन पुअर 1861 की यह तस्वीर है। नए शब्द यहाँ आ रहे हैं। मताधिकार आंदोलन, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया एक आंदोलन है यह। आइए आगे बढ़ते हैं। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों का स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैजिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। 1.3 यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन का संभवतः सबसे दुर्गमी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे, इस पर विचार करना है। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचते जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशीलता बनाते हैं। इसीलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के वजह पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा, इस पर हमें बहस करनी है। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचारों में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771-1858 ने इंडियाना यानी कि अमेरिका में नया समन्वय यानी कि न्यू हार्मोनी के नाम से एक नई तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक 1813 से 1882 तक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कॉरपोरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। क्रियाकलाप करना है। निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के बीच दो अंतर बताएं। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 तक और फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी या पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक किसी निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफा का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को सामान्यवादी कम्युनिस्ट समाज नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाली संघर्ष में जीत अंततः मजदूर की ही होगी।
उनकी राय की कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। आप चित्र 2 में देख सकते हैं। यह है चित्र 2 और यहाँ चित्र 2 में क्या कह रहा है हम इसे जानेंगे। चित्र 2 में कह रहा है, यह पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है। इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुई जन विद्रोह को दर्शाया गया है। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून के अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्ण पीठिका के रूप में इनका जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून को 2 और चीज़ों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ था और कम्यूनाडो क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था। 2, मॉरिशस के लिए जो एक घटना है, बाद में पेरिस कम्यून और मुक्त संघर्ष का प्रतीक बन गया। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। आइए आगे जानते हैं 1.4 समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों के कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवाद कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। 2. रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछले औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को एक ही अक्टूबर क्रांति कहा गया। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालत कैसे थे, इस पे हमें विचार करने हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालें। उससे पहले एक चित्र देख लेते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जॉर्ज निकोलस द्वितीय की यह तस्वीर है। यह 19वीं यानी कि मान लीजिए 1900 की यह तस्वीर है, आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 2.1 रूसी साम्राज्य 1914। 1914 में और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे।
यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान में भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उसकी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। 2.2 अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं था। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों ने विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इस कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल रहे और काम की पाली की घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में कामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों के काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरे से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्थाएं मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में भी बस चुके थे। इसके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा, धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी, उन्हें यहाँ बताया गया है। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों के औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे के 3/4 का। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहारों में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत ही कम थे। आप चित्र 6 में देख सकते हैं। क्रांति पूर्व रूस में एक डॉर्मिटरी में बने बंकर में सोते यह मजदूर। वे पालियां से बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। आप यह चित्र देख सकते हैं, बड़ा ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग है। आइए आगे देखते हैं। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिक से कोई शिकायत होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 से धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात और ज़्यादातर ज़मीन पर किसान ही खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा
था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन ने किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों का जो जमीन है छीनकर किसानों में बांट दिया जाए। बहुधा वह लगान नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरी रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगे। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी कि मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। आइए स्रोत कॉम में कुछ देखते हैं। उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर सिल्यापिनकोव ने वक्तव्य से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। एक एक कारखानों और दुकान में जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित आकृति मुद्दों के मामलों पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी। लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग की मुक्ति के व्यापक संघर्ष में बड़ी निपुणता से पीरो दिया जाता था। गैर कानूनी बैठकें जरूरत के वक्त फौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक से बाहर यार्ड में या कई मंजिला इमारतों की सीढ़ियों में व्यक्ति स्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास प्लाग का काम संभालते थे और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहां सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे कि लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती थी तब तक भाषण पूरा हो चुके थे और जरूरी फैसले ले लिए जाते थे। अलेक्जेंडर सिल्यापिनकोव ऑन द एंड ऑफ 1917। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 2.3 रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शांति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस काफ़ी देशों के मुकाबले ज़्यादा समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, सामाजिकवाद क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे, लेकिन माफ कीजिएगा, लेनिन का मानना था कि
किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ किसान अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीवादी थे जो नौकरी से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। संगठनिक राजनीति, माफ कीजिएगा, रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन और व्लादिमीर खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशविक मानना था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2.4 उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय सांसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जादीदियों मुसलमान बहुल इलाकों में का भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन भी में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को पुलितलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर लिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि, कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और को सेक्स के मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। आइए क्रियाकलाप पे नजर दें। रूस में 1905 में क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों पैदा हुई थी, क्रांतिकारियों की क्या मांग थी, इस पे हमें विचार विमर्श करने हैं। नए शब्द आ रहे हैं। निरंकुश राजशाही का मतलब क्या होता है? राजा का बिना रोक टोक शासन। जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुसलमान सुधारवादी। वास्तविक वेतन का मतलब यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन में वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कि 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता सांसद या डयमू के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री
कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसे ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी थी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लग गई थी। जार ने पहली डमियों को मात्र 75 दिन के भीतर और पूर्व निर्वाचित दूसरी डेमो को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरे ड्यूमा के रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। 2.5 पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में दो यूरोपीय संगठनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थे और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, बाद में इटली और रोमेनिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसीलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगे। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिन दिनों बदलती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जरीना, जार की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा ने जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खासतौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और लोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व मोर्चे पर चल रही लड़ाइयाँ पश्चिमी मोर्चे की लड़ाइयाँ से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना के पराजय में रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फासलों और इमारतों को नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ना सके। फासलों और इमारतों के विनाश के रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इस हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। आप इस भारी भरकम फौज को देख सकते हैं। यह फौज है चित्र 7। पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही हैं ये पहले विश्व युद्ध के दौरान है। शाही रूसी सेना की रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो जार की सत्ता भी ढह गई। युद्ध के उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस ने अपने उद्योग को वैसे ही बहुत कम थे। अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया चुका था। यूरोप में काफ़ी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे
1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी, अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया, देश भर के मजदूरों को कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाले छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों को पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेज देने जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर आकर दंगे होने लगे। एक क्रियाकलाप है, आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। 1916 के दिन हैं, आप जार की सेना में जनरल हैं और पूर्वी मोर्चे पर तैनात हैं। आप मॉस्को सरकार के लिए एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में सुझाव दीजिए कि स्थिति को सुधारने के लिए आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसे लगता था कि मानो जनता में मौजूदा भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखानों नेवी नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके के खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसीलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूर ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पर पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गए। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार के कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए और लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उस पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिसों को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके पर इकट्ठा हो चुके हैं। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारियों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियां ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुई करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार में मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उन्हें सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा पर सौंप दी जाए और उनका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद को जनता के हाथों में था। आइए
कुछ शब्द को जानते हैं। सोवियत, सोवियत का मतलब रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को जाना जाता है। आप यहाँ चित्र आठ में देख सकते हैं, जूमा में पेट्रोग्राद सोवियत की बैठक फरवरी 1917 की यह तस्वीर है। बॉक्स 1, फरवरी क्रांति में महिलाएं का क्या रोल रहा, आइए इसे देखते हैं। महिलाएं कामगार अक्सर अपने पुरुषों सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मोर्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उस दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का नाम करने वाली मरफा वासिलेवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल पर आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले से ही तैयार थे। फॉरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया कि उनके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर बैठने से इनकार कर दिया। जब प्रशासन ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलटकर जवाब दिया कि वह बाकी सारे भूखे हो तो मैं अकेले कैसे पेट भरने को सोच सकती हूँ। मरफा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग के काम करने वाले महिलाएं भी इकट्ठा हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्द ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिया और पूरे हुजूम सड़क पर निकल आए। स्रोत चाई चैटर्जी, सेलिब्रेटिंग वुमेन 2002 की यह बात है और उसी समय की चर्चा में आ रही एक सूचना। आइए आगे बढ़ते हैं। 3.1 फरवरी के बाद क्या हुआ आखिर। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करके और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों ने निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, लेकिन लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों को हवाले किए जाए और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन सभी 3 मांगों को लेनिन ने अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी से ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्होंने लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसीलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन पर फैल गए। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनाने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपनी प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी, ब्लोवेस्टिकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों को आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि
पुनर्विरनन के लिए दबाव डालने लगते थे। माफ कीजिएगा, गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगते थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। आप चित्र 9 में अप्रैल 1917 में मजदूरों को संबोधित करते लेनिन की एक बोल्शेविक छवि देख सकते हैं इस चित्र में। ये लेनिन है और ये जो हमारे हैं ये लोगों के द्वारा आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चित्र 10 में जुलाई के दिन 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का यह दृश्य आप देख सकते हैं। 3.2 अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लेनिन ट्रोट्स्की ने नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका देखते हुए प्रधानमंत्री करज़िंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तुर्की की सरकार में वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन आरोरो नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने भी नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिकों संगठनों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिससे बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों ने भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। खास तौर से मॉस्को में लेनिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके का बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। आइए बॉक्स 2 में देखते हैं रूसी क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। याद रखिएगा, 13 दिन आगे चलता है ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के, और हमने जो अपनाया है वो अपनाया है ग्रेगोरियन कैलेंडर। आगे आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1850 से 1880 के बीच में आखिर क्या हुआ? तो रूस में साम्यवाद का बहस। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। 1917 2 मार्च जार द्वारा पदत्याग। 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह। 1918 से 20 गृह युद्ध। 1919 कमिंस्टर्न का गठन। 1929 समूहीकरण की शुरुआत।
नए शब्द कॉमिंटर्न, कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के संक्षिप्त रूप हैं, कॉमिंटर्न्स। चित्र 11 में आप पेट्रोग्राद में लेनिन बाएं ओर हैं और ट्रॉट्स्की दाएं मजदूरों के साथ आप देख सकते हैं इस चित्र को। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 अक्टूबर के बाद क्या बदला? बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर बार और जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजातीय वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों के वर्दियों बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिससे सोवियत टोपी बुदियोनोवका का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इस चुनाव में उन्हें बहुमत हासिल नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाले एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलील राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी पर नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीप्यू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया, बोल्शेविकों को आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी होने लगा था। चित्र 7 आप देख सकते हैं, मॉस्को में नई दिवस का यह प्रदर्शन है और यह 1918 की बात है। हमें लगता है कि इस समय इन लोगों के लिए जो है काफ़ी खुशी का समय होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बॉक्स 3 में जानते हैं क्या है। अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके, दो दृष्टिकोण यहाँ हैं। 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, किसानों के लिए इनका मतलब था कि मुफ्त जमीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उनके खेत कब्जे में ले लिए गए और उनके विशालकाय बाग में पेड़ काटकर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई। उनकी सारी इमारतें तोड़ दी गई, उनकी जमीन किसानों के बीच बांट दी गई और जो नई सोवियत जिंदगी जीने को तैयार थी वह शुरू हो गई। फेदोर बेलोद द हिस्ट्री ऑफ सोवियत क्ले
विक्टन फॉर्म में यह पता चला है। एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन में बर्दस्त के बाहर थे और मिखाइल लोविच जागीर का मालिक शांत था। लड़कियां भी इनमें से कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता के साथ बात करती है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र ना करें, उन्हें जीने दें, उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है, हम उन्हें मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांवों में लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविच को सौंपना चाहते थे। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। यह सर्ज समेमोन एकोज ऑफ नेटिव लैंड द सेंचुरीज ऑफ रशियन विलेज 1957 की यह बात है, जो उनके द्वारा गुफ्तगू की गई थी आपस में। आइए आगे बढ़ते हैं। 4.1 गृह युद्ध के बारे में जानते हैं। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीस और जार्ज समर्थकों व्हाइट्स का नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियां का भी समर्थन मिलता रहा। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फैलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उसकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रवादियों को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसीलिए विभिन्न राष्ट्रवादियों को विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से सफल हो पाए। स्रोत ख अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया 2 दृष्टिकोण से देखे गए थे। M.N. राय भारतीय क्रांतिकारी
मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में कम्युनिस्टों के एक प्रमुख नेता थे। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, तब उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा, मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था, उनका उनका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता है, उसे क्रांति के बारे में पता था, जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया था और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया गया था जिन्होंने किर्गिजों को मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब किर्गिज यानी कि जो अब किर्गिस्तान है, लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। जन्मजात बोल्शेविक ने लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद, पूरा कलीबा उनके साथ नारे लगाने लगा। किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति की खबर से वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासक से आज़ाद कराया था और ये उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति अक्टूबर क्रांति हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई। पहली एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट के किर्गिजों को दमन किया गया था, अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कागज नेता 1919 अलेक्जेंडर बेनिगसन एवं चाताल केल्केज 1960 की द रूस यह की तस्वीर है और तस्वीर माफ़ कीजिएगा, उस समय की यह सारांश एक लिखी जो गई थी वो है। आइए आगे जानते हैं। 4.2 समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जारी रखा। उन्होंने किसानों को उन जमीन पर खेती की छूट दे दी जिनका समाजीकरण किया जा चुका था। जब जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर लेते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाओं 1927-1932 और 1933-1938 तक के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन के आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% की वृद्धि हुई। नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजरनी पड़ी, जिनका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जारों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री का तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़ कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किया गया। नए शब्द स्वायत्तता।
स्वायत्तता, अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। घुमंतु, ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। कार्य स्थितियां, काम के हालात। आप यह चित्र 14 में देखें। कारखानों को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता था। पोस्टर में लिखा है, चिमनियों से निकलती धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। चित्र 15, 30 के दशक में सोवियत रूस के एक स्कूल में पढ़ते बच्चे सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, यानी कि अब शिक्षा में भी काफ़ी अच्छा एक महत्व कदम उठाया जाने लगा था। आइए आगे बढ़ते हैं। चित्र 16 में पहली बार पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्निटोगोर्स्क का एक बच्चा, यह बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। चित्र 17, 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष आप देख सकते हैं। आइए बॉक्स 4 पर कुछ विचार करें। यूक्रेन ने एक गांव में समाजवादी खेती, 2 कब्जा किए गए खेतों को लेकर एक कम्यून बनाया गया। कम्यून में कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। खेतों से हासिल किए गए कृषि उपकरणों को कम्यून के हवाले कर दिया गया। सभी सदस्य सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। सरकारी साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर आमदनी को सबके बीच बांट लिया जाता था। सदस्य के श्रम से होने वाली सारी आय और कम्यून के पास मौजूद सारे रियासी मकानों और सुविधाओं का कम्यून के सदस्य मिलकर इस्तेमाल करते थे। फेदोर बेलोव द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव्स फॉर्म 1955 की यह बात है। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियां में बालवाड़ियां खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। आइए स्रोत गो में चर्चा कर लेते हैं। 1913 में सोवियत बचपन के स्वप्न और हितायार्थ। प्रिय दादाजी कालिनिन, मेरा परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं। हमारे पिता अब नहीं हैं, वे मजदूरों के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और मेरी माँ बीमार है। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ पर स्कूल नहीं जा सकता। मेरे पास पुराने जूते थे पर अब वह भी इतने फट चुके हैं कि कोई इनकी मरम्मत नहीं कर सकता। मेरी माँ बीमार है। हमारे पास ना तो पैसा है ना ही रोटी, पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे सामने पढ़ने और बस पढ़ने की जिम्मेदारी है। व्लादिमीर इलिच लेनिन ने यही कहा, पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ेगा। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा ताकि मेरी परिवार भूखा मरने से बच जाए। प्रिय दादाजी, मैं 13 साल का हूँ, पढ़ाई के अव्वल आता हूँ और मेरी कोई खराब रिपोर्ट नहीं रही है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सोवियत राष्ट्रपति कालिनिन के नाम 13 वर्षीय एक मजदूर बालक द्वारा 1913 में लिखा गया यह पत्र। आइए आगे पढ़ेंगे। 4.3 स्टालिनवाद और सामूहिकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ाने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए स्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसान के जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे।
रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रहती तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसके बाद स्टालिन का एक सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को भी सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों का निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं ना ही समाजवाद के विरोध हैं, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते हैं। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसान की व्यवस्था भी जारी रहने की दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन से नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को यह तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया था। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा क्यों अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों का यातनाएं देकर उनसे इन आशय के बयान लिखवा लिया गया कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें से कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। स्रोत 6, यह एक किसान द्वारा लिखा गया पत्र है जो एक सामूहिक खेत में काम करना नहीं चाहता है। उसने क्रिस्तियानस्काया गैजेट यानी कि कृषक समाचार पत्र है जो यह खत लिखा था। मैं स्वाभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ। मेरा जन्म 1879 में हुआ था। मेरा परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरी पत्नी एक पैदाइशी 1871 की है। मेरा बेटा 16 साल का और 2 बेटियां 19 साल की हैं। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बहन 71 साल की है। 1932 में मेरे ऊपर इतने बाहरी का थोप दिया गया कि उन्हें चुकाना असंभव है। 1935 में तो स्थानीय अफसरों ने कर और भी बढ़ा दिए। मैं इतना कर नहीं चुका पाया और मेरी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई। मेरी घोड़े, गाय, बछड़ा, भेड़, मेमने, सारे औजारें, फर्नीचर और घर के मरम्मत के लिए रखी लकड़ी और सब कुछ कुर्क करके बेच डाला। 1936 में उन्होंने मेरी 2 इमारतें बेच दी। कोल खोज ने भी उन्हें खरीद लिया। 1937 में मेरी 2 झोपड़ियों में से भी एक बेच दी गई और दूसरी को जब्त कर लिया गया। स्रोत ख,
सामूहिकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण। इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े से यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने का विरोध किया। यह स्थिति सामूहिकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने पर गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारियों का परिणाम है। बहुत थोड़े से समय में उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां आसपास के इलाकों में भी फैल गई। सबके आक्रामक विरोध सीमावर्ती इलाकों में भी हुए हैं। विद्रोही किसानों का ज़्यादा जोर इस बात पर है कि सामूहिकरण के कारण उसने छीन लिया गया अनाज, मवेशी और औजार उन्हें लौटा दिया जाए। 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच 25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 656 को मृत्युदंड मिल गया है। 3,673 को श्रम शिविरों में बंद कर दिया गया है और 5,580 को देश से निकाल दिया गया है। यूक्रेन राज्य पुलिस प्रशासन के प्रमुख के.एम. कार्लसन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति को भेजी गई रिपोर्ट 19 मार्च 1930 की यह रिपोर्ट है। चित्र 9 में 19 में आप देख सकते हैं विशाल सामूहिक फर्मों में काम करने वाले जुटी किसान औरतें। पांचवा, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का एक वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर अपना कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप को समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनत काशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जिसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देश के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कम्युनिस्टर्न बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में अब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यकता स्वतंत्रता नहीं दी गई थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कमी आ गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पूर्ण विचार किया गया। 1920 की आप तस्वीर देख सकते हैं। इंडो सोवियत जर्नल का लंदन विशेषांक है ये। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कम्युनिस्टों ने सोवियत संघ के लिए जनमत निर्णय किया। यह उस समय की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। बॉक्स 5 में हम देखते हैं। बॉक्स 5 में है रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे भारतीय भी थे। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों को सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहां का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी। भारतीय लेखन में सोवियत रूस के अलग अलग छवियां दिखाई देती थी। हिंदी में
आर.एस. अवस्थी ने 1920 से 1921 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रेवोल्यूशन नामक किताबें लिखी। उनके अलावा एस.डी. विद्यालंकर ने द रिबर्थ ऑफ रसिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया। स्रोत 6, सोवियत रूस में एक भारतीय 1920। अपनी जिंदगी की पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाओं के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे थे। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुसते मिलते हुए देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ पहुंचे हैं। हमें स्वतंत्रता सही मायनों से साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रति क्रांतिकारियों में साम्राज्यवादियों की हरकतें से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी। 50 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता और असली भाईचारे, यही सरकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया। आप वहाँ मजदूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते हैं इस तस्वीर में। शौकत असमानी, हिस्टोरिक ट्रिप ऑफ द रिवोल्यूशनरी। आप आगे देखें। स्रोत जो रूस से रविंद्रनाथ टैगोर 1933 के बीच में कुछ कहा गया है। मॉस्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है। यहाँ आम जनता रईसियों के साए में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों के नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए हैं। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सपने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स के किसी जिन की करामत है, जहां महज एक दशक पहले ये भी हमारे लोगों की जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज़्यादा अचंभा और फैला किसको होगा कि यह इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहरामेपन से पहाड़ को उतार फेंका है। नए शब्द प्रतिक्रांतिकारी का मतलब क्रांति विरोधी क्रियाकलाप। शौकत असमानी और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए उदाहरणों की तुलना कीजिए। स्रोत ग, ख, छ के साथ मिलाकर पढ़िए और बताइए कि भारतीयों को सोवियत संघ में सबसे प्रभावशाली क्या बात दिखाई दी। ये लेखन के बीच की गई देख पाए। आइए क्रियाकलाप की कुछ प्रश्न हैं उसे करते हैं। प्रश्न 1, क्रियाकलाप कीजिए कि एक मजदूर के तौर पर अपने 1950 की हड़ताल में हिस्सा लिया है और उसके लिए अदालत में आप पर मुकदमा चलाया जा रहा है। मुकदमे के दौरान अपने बचाव में आप क्या कहेंगे? आपका वक्तव्य तैयार कीजिए और कक्षा में वही भाषण दीजिए। निम्नलिखित अखबारों के लिए 24 अक्टूबर 1970 के विद्रोह के बाद शीर्षक सहित एक छोटी सी खबर तैयार कीजिए। फ्रांस के एक रूढ़िवादी अखबार के लिए, ब्रिटेन के एक रेडिकल अखबार के लिए और रूस के एक बोल्शेविक अखबार के लिए। तीसरा प्रश्न, मान लीजिए कि सामूहिकरण हो चुका है और आप रूस के एक मानझोले गेहूं उत्पादक किसान हैं। आप सामूहिकरण के बारे में अपनी आपत्तियों व्यक्त करते हुए स्टालिन को एक पत्र लिखना चाहते हैं। अपने जीवन परिस्थितियों के बारे में आप क्या लिखेंगे? आपकी राय में ऐसे किसान का पत्र पाकर स्टालिन की क्या प्रतिक्रिया होती है, आपको बतानी है। आइए प्रश्न है,
प्रश्न 1, रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, उनको आपको बताने हैं। प्रश्न 2, 1917 से पहले रूस के कामकाजी आबादी रूस के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी, आपको ये भी बताने हैं। प्रश्न 3, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, ये भी आपको बताने हैं। चौथा प्रश्न, 2 सूचियां बनाइए, एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं पर प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। 5वां प्रश्न, बोल्शेविकों ने उत्तर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, इसके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न 6, निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। कुलक जूमा 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, उदारवादी और स्टालिन के सामूहिकरण का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि यह जो आपको वीडियो ऑडियो है काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी आपको फ्रांसीसी और रूसी और अन्य देशों के बारे में जानने के लिए, किस तरह से वहाँ पे सत्ता चलती थी, किस तरह से वहाँ पे लोगों को जो है स्वतंत्रता मिली, किस तरह के वहाँ कामगार चलते थे, उद्योगों में क्या वहाँ परिवर्तन आए, कैसे उन लोगों का रहन सहन था, किसानों को क्या कैसे मिला। तो इन सब परिवर्तनों में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा समझने में एनसीईआरटी को। और आपको इससे जो सबसे अच्छा लाभ है वो हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में है और हमारे जो जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि आप तमाम जो आप बुक पढ़ते हैं, जितने भी साइट्स बुक आते हैं, वो सभी जो साइट्स बुक हैं कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही जुड़ी होती हैं। एनसीईआरटी के जितने भी तथ्य हैं, जितने भी सारांश हैं, जितने भी विचार हैं, उन्हीं विचारों को ये खंडित कर एक आप कह सकते हैं उन्हें एक बड़े तबके पर लिखा जाता है, उन्हें एक एक करके लाइनों को समझाया जाता है और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को पढ़ने पर आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा कि आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे, साथ ही साथ जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं या फिर यूपीएससी के हैं, जो इनके मेन सोर्स हैं हमारे एनसीईआरटी के, और बीपीएससी भी और अन्य जितने भी हमारे राज्य के बोर्ड्स हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी जो है रैंक 1 बुक है। इसे पढ़ने से सारे जो आपके साइट्स बुक हैं उनमें कवर हो जाएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हल हो जाएंगे। आशा करते हैं कि ये ऑडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एनसीईआरटी को समझने में। तो तब तक के लिए समझते रहें, सुनते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।